नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो हो मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का लास्ट वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कंप्लीट कर देंगे और जो बचा हुआ न्यूमेरिकल है वो भी डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो लास्ट हेडिंग क्या है, लास्ट क्या मतलब फेरोमैग्नेटिज्म है, उसके बाद एक जो और लॉ होगा वो बस बात खत्म हो जाएगा। तो अब है फेरोमैग्नेटिज्म। तो हम लोग अलग अलग मैग्नेटिक मैटर देखे थे, एक था पैरामैग्नेटिक, फिर डाईमैग्नेटिक, अब है अपने पास फेरोमैग्नेटिक। तो ये भी एक तरह से सब्सटेंस है। दीज आर द सब्सटेंस विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। तो ये ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा जब कभी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। मतलब एक तरह से मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, जैसे कोई आसानी से मैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है, कोई मैग्नेटाइज्ड हो ही नहीं रहा है, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी केवल मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव कर। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग मटेरियल को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या हो गया कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा कब, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे किसी मटेरियल को। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब इनके पास क्या टेंडेंसी हो जाएगा मूव करने का, किसका, वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वीक मैग्नेटिक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। और जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है तो मैग्नेट की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, ये जो भी हम लोग पढ़े पूरा थियोरेटिकल पार्ट है। तो इसमें थियोरेटिकल पार्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब याद रखना पड़ेगा, तो ही आगे काम हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया फेरोमैग्नेटिज्म का डेफिनेशन का। अब कुछ एग्जांपल अगर बात करें तो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, एलॉय हो गया। एलॉय में भी कौन सा, एल निको जैसा एलॉय जो होता है, ये सब किसका एग्जांपल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंड टू क्राउड इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो मैग्नेटिक क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, क्राउड मतलब एक जगह पे इकट्ठा होगा तो मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ वेरी लार्ज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 and 1000। तो परमेबिलिटी मतलब परमिशन देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने का परमिशन देना। तो परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा शो कर रहा है, तो परमिशन भी तो ज़्यादा देगा तभी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो परमेबिलिटी जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बहुत बड़ा होता है और किस पावर में होता है, 100 और 1000 के पावर में होता है। ठीक है, उसके बाद आगे तो जब मैग्नेटिक परमेबिलिटी का बात हुआ तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का भी बात होगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का भी क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। देयरफॉर ऑन द मैग्नेटाइज्ड इजीली एंड स्ट्रांगली। इज मतलब इसीलिए वो ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होगा, कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इतनी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसीलिए इसका ससेप्टिबिलिटी भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो परमेबिलिटी भी हाई है, ससेप्टिबिलिटी भी हाई है। विथ राइज इन टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करता जाएगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक डिक्रीज एट अ सर्टेन टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो एक ऐसा टेम्परेचर भी है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। सबसे पहले क्या होगा, हम हीट करेंगे तो उसका ससेप्टिबिलिटी लूज होगा फेरोमैग्नेटिक का। तो एक ऐसा टेम्परेचर पहुंचेगा जहां पे वो अपना फेरोमैग्नेटिक वाला प्रॉपर्टी को छोड़ के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक वाला सब्सटेंस में। दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर या फिर क्यूरी पॉइंट बोलते हैं। अब देख लिया जाए ग्राफ क्या। तो सबसे पहले क्या ससेप्टिबिलिटी है और ये है अपने पास टेम्परेचर। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इस साइड बढ़ा रहे हैं। तो इस साइड हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। अगर टेम्परेचर इस साइड बढ़ रहा है और ये अपने पास ससेप्टिबिलिटी वाला लाइन, तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वही तो बात हुआ था कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये पूरा देखो ये फेरोमैग्नेटिक वाला बिहेवियर है। ठीक है, ये अब इस ऐसे पॉइंट पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में। तो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ट हो रहा है, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर या फिर क्यूरी पॉइंट। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डोमेन ब्रेक। मतलब जो उसका नेचर था वो चेंज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ब्रेक बोलते हैं। इस पॉइंट को ही क्या बोल देते हैं, डोमेन ब्रेक। तो डोमेन ब्रेक किस पॉइंट पे होता है, क्यूरी पॉइंट पे होता है या क्यूरी टेम्परेचर पे होता है। अब एक लॉ है अपने पास, क्या है, क्यूरी वेइस लॉ। तो ये क्या कहता है, एट टेम्परेचर अबव द क्यूरी टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जो क्यूरी टेम्परेचर ऊपर है, मतलब इस तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं,
A ferromagnetic substance become an ordinary paramagnetic substance whose magnetic susceptibility obey the Curie-Weiss law according to which। तो इसके बाद मतलब क्यूरी टेम्परेचर के बाद क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है किसकी तरह बिहेव करता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह, और जो उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है एक लॉ फॉलो करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी-वेस लॉ। तो कब ये होता है, जब क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पार कर जाता है तो पैरामैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसके बाद एक लॉ फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं क्यूरी-वेस लॉ। वो क्या होता है, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो ये हो गया ये, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या बात कर लेंगे, तो इसमें क्या क्या है अपने पास, तो ये हो गया लॉ इज़ इनवैलिड आफ्टर टीसी। टीसी के बाद ये लॉ इनवैलिड है। जैसे ये जो लॉ है फेरोमैग्नेटिक के लिए है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक के बाद जब क्यूरी टेम्परेचर के बाद वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा तो ये लॉ इनवैलिड हो जाएगा। तो ये जो लॉ है अपने पास क्यूरी-वेस लॉ है। क्यूरी-वेस लॉ में होता क्या है कि जब कभी भी कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यूरी टेम्परेचर के बाद जाता है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, और वहाँ पे वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है एक लॉ फॉलो करता है जिसके अकॉर्डिंग ये आफ्टर नहीं बिफोर होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा वैलिड हम इनवैलिड पढ़ रहे थे, हाँ तो ये ठीक है। ये जो लॉ है ये कब फॉलो होगा, तो जब क्यूरी टेम्परेचर पार कर जाएगा, मतलब ये क्यूरी पॉइंट पार कर जाएगा तब ये लॉ फॉलो होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, तो एक है ससेप्टिबिलिटी अपने पास, एक है अपने पास क्यूरी पॉइंट, एक है अपने पास क्यूरी टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे हम लोग जाएंगे ना तो जो मिलेगा अपने को उसी को हम लोग सी बोलेंगे। एक हो गया टेम्परेचर, एक हो गया क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो लॉ इज़ वैलिड आफ्टर टीसी, मतलब इसके बाद ये लॉ वैलिड करेगा, तो मतलब ये कौन सा लॉ हो गया, क्यूरी-वेस लॉ हो गया। तो क्यूरी-वेस लॉ का फॉलो करता है क्यूरी टेम्परेचर के बाद, ठीक है। अब क्या है अपने पास, तो अब है डोमेन फॉर्मेशन इज द नेसेसरी फीचर ऑफ। तो डोमेन फॉर्मेशन किस में हम लोग देखते हैं, तो डोमेन फॉर्मेशन फेरोमैग्नेटिज्म में। देखो इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकली क्वेश्चन आएगा, और ज़्यादातर गलती थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ही होता है, कन्फ्यूजन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ही होता है। बाकी न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद अपने पास ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कह रहा है कि जो ससेप्टिबिलिटी है किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस का डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का किस, मतलब उस मटेरियल को हमको बताना है, ऐसा मटेरियल जिसका ससेप्टिबिलिटी जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, तो वैसा सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक, ठीक। अब देख लो एक कुछ अपने पास टेबल है, कंपैरिजन टेबल है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर हम लोग बात करने जाएंगे, ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू जो होता है, इरेज कर देते हैं, हाईलाइटर सही रहेगा, हाँ। ससेप्टिबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो होता है अपने पास लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1 इक्वल्स टू -1। तो मतलब 0 से कम होगा, 0 से कम मतलब क्या हो गया, माइनस में ही जाएगा, लेकिन -1 से बड़ा होगा। तो -1 से बड़ा और 0 से कम, तो क्या क्या हो सकता है, माइनस में अगर हम लोग बात करने जाएंगे, जैसे अगर हम लोग ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू बात करें तो कहाँ से कहाँ डिपेंड करें, 0 से -1, और ये मतलब -1 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे देखो यहाँ लिखा है ना, -1 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो 0 के बराबर नहीं हो सकता है तो कितना हो सकता है, तो 0 से कम ही होगा। तो वही बात है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये वाला याद रखना पड़ेगा, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ससेप्टिबिलिटी है वो 0 से कम होता है और -1 से बड़ा बराबर होता है, ठीक। वही चीज़ अगर हम पैरामैग्नेटिक में आ जाए, तो पैरामैग्नेटिक में अगर हम लोग बात करने जाएंगे, ई जो है स्मॉल पॉजिटिव नंबर, देखो यहाँ लिखा है ना, ई क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो जो ससेप्टिबिलिटी है लेस देन स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे 0 से बड़ा होता है, यहाँ पे 0 से छोटा होता है। डायमैग्नेटिक में 0 से छोटा, पैरामैग्नेटिक में 0 से बड़ा होता है लेकिन बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, तो 1 हम ले सकते हैं, ठीक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो ग्रेटर देन 1 होता है, वेरी मच ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक। तो तीनों का कंपैरिजन हो गया। अब हम लोग बात कर ले किसके बारे में, रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, तो इसमें लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब 0 नहीं होगा और 1 के बीच में रहेगा। इसमें क्या होता है, तो 1 से ज़्यादा रहता है और 1 से थोड़ा सा और ज़्यादा, कहने का मतलब देखो
रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 और स्मॉल पॉजिटिव नंबर 2 3 कुछ भी हो सकता है और 1 से बड़ा रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं तो 1 से बड़ा होता और उसके आगे 2 3 तक वैल्यू जाएगा। इसमें क्या होता, वेरी मच ग्रेटर देन 1, ठीक। उसके बाद हम लोग बात कर ले किसके बारे में, कंपैरिजन किसके परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस और परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम के बारे में। तो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम लेस देन होता है फ्री स्पेस से, यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम ग्रेटर देन होता है फ्री स्पेस से, यहाँ पे वेरी मच ग्रेटर देन होता है। तो देख लो यहाँ पे हर चीज़ वेरी मच ग्रेटर देन है, यहाँ पे इससे थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पे तो एकदम कम है। तो डायमैग्नेटिक में एकदम कम देखने को मिलता है, पैरा में थोड़ा सा ज़्यादा, फेरो में उससे ज़्यादा। तो ये क्या है अपने पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब इक्वल्स टू अगर जीरो हो जाएगा, कभी भी अपने पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो मतलब कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। और अगर -1 हो जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर -1 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, सुपर कंडक्टर हो गया। तो इस चीज़ को भी याद रखना पड़ेगा, अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 के बराबर है तो मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा, और -1 दे रखा मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक। अब क्या बात है अपने पास, तो अब बात है अपने पास ये द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अभी हम लोग देखे थे कि किस तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और ससेप्टिबिलिटी के बीच में ग्राफ बन रहा था। तो यही था अपने पास, टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी के बीच का ग्राफ यही था। और एक पॉइंट के बाद जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। फिर उसके बाद क्या, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंस। तो हर एक सब्सटेंस कौन सा यूनिवर्सल, तो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कि दिस इज द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंस। तो डाईमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होता है ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होता है। तो डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होता है हर एक सब्सटेंस का। उसके बाद क्या रहा, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब हो गया आई विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। तो अच्छा, आई और एच के बीच में अपने को आगे अभी ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। आई और एच के बीच में अभी अपने को ग्राफ देखने को मिलेगा। आई क्या होता है, तो आई होता है अपने पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनता है जिसको हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पे बात कर ले, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके लिए अगर हम बनाने जाएंगे आई और एच का ग्राफ तो कैसा देखने को मिलेगा। तो अगर डायमैग्नेटिक के लिए हम लोग बात करने जाएंगे तो जो फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला, आई और एच के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल में होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल मतलब आई और एच इनवर्स में रिलेशन में, तो ये होता है अपने पास ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू आई अपॉन आई। तो इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ बनाने जाएंगे तो नेगेटिव एक्सिस में अपने को देखने को मिला, क्योंकि देखो लिखा है नेगेटिव होगा, ये स्मॉल होगा, ये स्मॉल होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है मतलब हमको नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, OC होगा या तो OD होगा। तो मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब कौन सा होगा, तो बहुत ज़्यादा चेंज के साथ नहीं देखने को मिलता अपने को, हल्के से चेंज के साथ देखने को मिलता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, OC हो जाएगा, ठीक है। OC वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, OC वाला है। अब हम लोग बढ़े आगे, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड टू टेम्परेचर अबव इट्स क्यूरेट टेम्परेचर, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब क्या रहा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है जो सही है, उसमें से इनकरेक्ट अपने को बताना है। कह रहा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम मॉलिक्यूल इज 0। तो ये बात तो सही है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग देखे थे कि जो पेयर होता है, मोमेंट होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो एक ही डायरेक्शन में होता है तो इसलिए क्या आ रहा था अपने पास, 0 आ रहा था। फिर इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम और मॉलिक्यूल इज़ नॉन जीरो। तो ये भी बात सही था, पैरामैग्नेटिक में मतलब पेयर नहीं मिल रहा था तो एक डायरेक्शन में अपने को रिजल्ट मिल रहा था। फिर इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच डोमेन इज 0। तो ये बात तो गलत करा, क्योंकि डोमेन हम लोग देखे थे, डोमेन ब्रेक हो रहा था एक पॉइंट पे। फिर इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नेट मैग्नेटिक ईच डोमेन इज नॉन जीरो। तो ये बात तो सही है। ये अब दोनों, इन दोनों में एक ही गलत होगा। तो कह रहा है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट ईच डोमेन इज 0, 0 होता है। तो 0 थोड़ी होता है भाई, 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है तो नॉन जीरो होता है। तो ये सही है, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से ये सही है, लेकिन आंसर के हिसाब से ये सही है, क्योंकि हमको बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात कर ले रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर। अभी हम लोग देखे थे कि एक होता है माइनस में, एक होता है जीरो नेगेटिव, और एक हम लोग लिए थे 0। तो अगर नेगेटिव आ जाएगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह। और 0 आ जाएगा मतलब परमेबिलिटी अगर 0 आ जाएगा
तो किसकी तरह बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह। तो वही बोल रहा है रिलेटिव परमेबिलिटी सुपर कंडक्टर का कितना होता है, तो वो होता है 0। अभी हम लोग वही बात किए थे, देख लो ये हो जाएगा -1, तो मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाई मैग्नेटिक एटम। तो डाई मैग्नेटिक अभी हम लोग देखें इस स्टेटमेंट में कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है डाई मैग्नेटिक एटम या मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है, 0 के बराबर। लेकिन अगर यही चीज़ लिख देता पैरामैग्नेटिक का तो नॉन ज़ीरो होता, यही चीज़ लिख देता फेरोमैग्नेटिक का डोमेन के बारे में तो नॉन ज़ीरो होता। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी हम लोग कितना कुछ सीख सकते हैं। अब है अपने पास हिस्टेरेसिस लूप। तो हिस्टेरेसिस लूप में हम लोग क्या बनाते हैं, एक कर्व बनाया जाता है, एक ग्राफ बनाया जाता है। उस ग्राफ में क्या देखने को मिलता है, किसके किसके बीच का ये ग्राफ होता है, तो ये ग्राफ होता है अपने पास आई कहने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एक है अपने पास एच कहने का मतलब होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच में। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच में अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ का एक पैटर्न दिखाई देता है। और किसके लिए बात हो रहा है, ये बात हो रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। अगर हम इन्हीं दोनों के बीच का ग्राफ अगर हम बात कर ले किसी और मटेरियल के लिए बनाने लगे, मतलब डाईमैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक अलग बनेगा। हम लोग हिस्टेरेसिस लूप बात कर रहे हैं केवल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो फेरोमैग्नेटिक किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अगर हम आई और एच के बीच का कर्व बनाते हैं, आई और एच के बीच का ग्राफ बनाते हैं, तो कैसा देखने को मिलता है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मान लो ओरिजिन से शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ता है उसका, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ रहा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो आके रुक जाएगा, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो जब वो अपने मैक्सिमम इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे पहुँच गया, उस समय उसका इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, मतलब इससे आगे वो नहीं बढ़ सकता, ये उसका सैचुरेशन है, लास्ट पॉइंट है, थ्रेशोल्ड है उसका। ठीक है, तो ये हो गया सैचुरेशन। सैचुरेशन में क्या होगा, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी मैक्सिमम रहेगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे इसका हम लोग इंटेंसिटी कम करते जाएंगे, इंटेंसिटी कम कर लो या फिर ये बोल दो कि जैसे जैसे इसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम कम करेंगे, तो जैसे इसका इंटेंसिटी कम करेंगे तो वापस उस रास्ते पर नहीं आता है, वो अब दूसरा रास्ता फॉलो करता है। जैसे जैसे क्या हो गया, जैसे जैसे अब हम इसका क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी कम कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा कर लो मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इस केस में अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे वो पहुँचा, तो मतलब जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर दिए, जैसे एक ऐसा समझ लो कि कोई मटेरियल है उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख रहे हैं, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड में अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हैं तो उसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहाँ पे अपने को दोनों मैक्सिमम मिल गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी मैक्सिमम अप्लाई कर दिया और उसका इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है। अब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भले बढ़ाएं लेकिन इंटेंसिटी में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे क्या हो गया, जैसे यही मटेरियल आपके पास, इसको हम किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिए। ठीक है, अब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ा रहे हैं, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो इसका इंटेंसिटी भी बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय है जैसे कुल मिला के इसको हमको खाना खिलाना है, तो इसको हम खाना खिलाने के लिए बिठा दिए और खाना खिलाया जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा ना कि ये खाना खाना बंद कर देगा। तो जब ये खाना खाना बंद कर दे रहा है तो ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है। लेकिन अब हम उसके सामने से अगर खाना हटा लेंगे तो क्या इसको भूख लग जाएगा, फिर से भूख तो नहीं लगेगा, पेट अभी भी इसका भरा होगा। वही कहानी यहाँ पे भी है कि जैसे जैसे इसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हैं तो इसका इंटेंसिटी बढ़ा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया। भले हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएं लेकिन इंटेंसिटी पे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैक्सिमम पे पहुँच गया। तो वो पॉइंट क्या हो गया, सैचुरेशन पॉइंट हो गया, थ्रेशोल्ड पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कम करेंगे, लेकिन अभी भी उसका पेट थोड़ा थोड़ा भरा ही रहेगा। उसको दुख तो होगा कि मेरे सामने से खाना जा रहा है, थोड़ा सा और मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। तो लेकिन अभी भी जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर देंगे, जैसे हम पहले ऐसे गए तो ये बना ग्राफ अपने पास ग्रीन वाला, फिर अब हम वापस आ रहे तो हम क्या देख रहे हैं, उसका इंटेंसिटी हल्का सा डिक्रीज कर रहा है, जीरो पे नहीं आ रहा, वापस उस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, दूसरा पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे डिक्रीज करता हुआ ये ऐसे करके आ रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को नेगेटिव, मतलब हम उससे लेने लगेंगे, उससे उल्टी करवाने लगेंगे। तो जब उल्टी करवाने लगेंगे तो देख लो उसका इंटेंसिटी अब डिक्रीज करेगा धीरे धीरे। अब वो इंटेंसिटी अपना लूज़ कर रहा है, नेगेटिव वाला इंटेंसिटी लूज़ कर रहा है, तो अब हम उसके मुँह में उंगली डाल के उल्टी करवा रहे हैं उसको, खाना निकाल करके। तो ये हो गया एक लाइन। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, फिर से उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम बढ़ा रहे, देख लो। अब हम क्या करें, यहाँ से हम ऐसे वापस जाएंगे, तो ऐसे वापस जाएंगे तो उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे तो इसका इंटेंसिटी भी फिर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो जब कभी भी फिर से एक ऐसा उसी पॉइंट पे वो आके फिर से रुक जाएगा, फिर मतलब ये वाला पाथ हमेशा रिपीट करता रहेगा। तो नेगेटिव में भी एक ऐसा समय आएगा कि वो कम्प्लीटली अपने पेट को खाली कर देगा। तो जिस पॉइंट पे अपने पेट को पूरा उल्टी करके खाली कर दे रहा है, उस पॉइंट को भी हम क्या बोलते हैं,
सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, समझ आया बात। अब होता क्या है, समझना जरूरी है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम रख रहे हैं तो उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम बढ़ाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम लाख बढ़ाए लेकिन इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगा, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन। अब क्या होगा, धीरे धीरे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कम करेंगे, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कम करेंगे तो उसके इंटेंसिटी में भी फर्क आने लगेगा, जो डिक्रीज होने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को नेगेटिव में लेके जा रहे हैं। नेगेटिव मतलब अब हम उसे खींचना चाह रहे हैं, हम उसका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका इंटेंसिटी लेना चाह रहे हैं, तो उसका इंटेंसिटी डिक्रीज करता जाएगा। जैसे देखो इस वाले पॉइंट पर अगर हम लोग बात कर ले, ये वाला एक जो पॉइंट है अपने पास, ये वाला एक पॉइंट अपने पास, इस पॉइंट पे हम क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर दिए हैं। सबसे पहले बढ़ा था फिर वापस लें, तो वापस तो ले आए, तो इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर दी है लेकिन उसका इंटेंसिटी जीरो नहीं हुआ, अभी भी इंटेंसिटी कुछ है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब अभी भी वो कुछ रिटेन करके रखा है, इंटेंसिटी वाला प्रॉपर्टी अभी भी कुछ वो रिटेन करके रखा अपने अंदर, तो इस OX वाले को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, तो OX क्या हो गया, रिटेंटिविटी। अब क्या हो रहा है, अब हम उसको धीरे धीरे लेके जा रहे हैं नेगेटिव के साइड, मतलब उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड को नेगेटिव लेके जा रहे हैं। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जब हम नेगेटिव लेके जा रहे हैं तो उसका इंटेंसिटी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम यहाँ लेके आए, उसका इंटेंसिटी पहुँच गया यहाँ पे, मतलब उसका इंटेंसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो है लेकिन इंटेंसिटी कुछ नहीं है, तो वैसा पॉइंट जहाँ पे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को नेगेटिव कर दिए तो उसका इंटेंसिटी खत्म हो गया, अब उसके पास कोई शक्ति कोई पावर नहीं है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कोर्सिटिविटी। ठीक है, तो इन दोनों बात को ध्यान रखना है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे इंटेंसिटी है लेकिन मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है तो उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड है लेकिन इंटेंसिटी नहीं, उसको बोलते हैं कोर्सिटिविटी। ठीक है, ये हो गया अपने पास कोर्सिविटी। ठीक है, मतलब अब उसका कोई काम ही नहीं, अब वो कोई प्रभाव डाल ही नहीं पाएगा, उसका इंटेंसिटी एकदम कम हो गया। फिर हम क्या करें, फिर हम उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड को और नेगेटिव लेके जा रहे हैं, नेगेटिव लेके जा रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे, एक ऐसा पॉइंट है जैसे ये वाला पॉइंट, जहाँ पे उसका इंटेंसिटी लूज हो गया, मतलब पूरा अब इससे ज़्यादा वो कुछ खो ही नहीं सकता, जितना पहले का भी जो खाया हुआ था सब निकाल के उल्टी कर दिया, तो इस पॉइंट को भी हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएंगे तो उसका धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा। फिर से जब हम उसके मैक्सिमम मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे पहुंचेंगे तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो गेन किया था वही मैक्सिमम इंटेंसिटी वापस से गेन कर लेगा। तो ये लूप हमेशा कंटिन्यूसली ऐसा ही चलता रहेगा, जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड के साथ खिलवाड़ करेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। तो ये लूप हमेशा ही इस तरीके से चलता रहेगा। तो जब ये लूप हमेशा ही इस तरीके से चल रहा है तो इसी लूप को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। अब ये जो एरिया है यहाँ पे, जो ये जो एरिया तुम लोग को देखने को मिल रहा है, इसको हम अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये जो एरिया देखने को मिल रहा है ये वाला, इस एरिया को हम बोलते हैं एरिया एनर्जी लॉस का है। ये जो एरिया देखने को मिला वो एरिया किस चीज़ का है, वो एरिया है एनर्जी लॉस का। ठीक है, मतलब इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसमें कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी गेन कर रहा है लॉस कर रहा है तो उसमें एनर्जी का भी लॉस हो रहा है। तो इस एरिया से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। कुछ कहानी था वो खुद लिख लेगा तुम लोग, किसके किसके बीच का ग्राफ था, कैसे बनता है, ये सब हम बता दिए। आगे है क्वेश्चन कुछ, द हिस्टैरिसीस का स्टडी जनरल फॉर, किसके लिए बात करते हैं हम लोग, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिकॉज देयर, तो क्यों बनाते हैं, तो ये तो हम लोग देखें नहीं, लेकिन अगर बात कर ले ऑप्शन के हिसाब से तो परमिलिटी भी हाई होता है, रिटेंटिविटी भी हाई होता है और कोएसिव फोर्स आर स्मॉल होता है। तो सारा प्रॉपर्टी जो शो करता है, जैसे देखो रिटेंटिविटी हाई, कोएसिव फोर्स हाई, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस हाई, ये सब अलग अलग लिखा और यहाँ पे सब एक ही लाइन में लिख दिया। तो सारा प्रॉपर्टी सॉफ्ट आयरन को शो करता है, इसीलिए हम लोग उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, परमिलिटी भी हाई हो जाएगा, रिटेंटिविटी भी हाई हो जाएगा, कोएसिव फोर्स आर स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट रिटेंटिविटी हाई, तो ये एक पॉइंट है कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसका रिटेंटिविटी हाई होता है। रिटेंटिविटी कहने का मतलब ये, मतलब उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम जीरो कर देंगे तभी भी कुछ इंटेंसिटी रहेगा, इसको ही हम बोल रहे थे रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी हाई होता है उसका, किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट का। अब क्या है अगला यह है कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके लिए होता है, तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। ठीक, इफ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, मतलब कोई डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको हम साउथ या नॉर्थ पोल, किसी भी साउथ या नॉर्थ पोल के पास लेंगे किसी बार मैग्नेट का, तो क्या देखने को मिलेगा, वो दोनों पोल से क्या हो जाएगा, रिपेल कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बीच उसमें
तो जो एटम्स मॉलिक्यूल होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करता है, जीरो शो करता है, इसी वजह से वो रिपेल कर जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो एक टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को पार करने के बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में चेंज हो जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज होता है। तो हम भी डायरेक्ट ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो पढ़ के बता दे रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं, सब थियोरेटिकल पार्ट है। फिर कह रहा है निकल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर देन इट विल किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह हो गया। फिर कह रहा है डायमैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करेंगे तो किधर से किधर जाएगा, तो फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, ये सब तीनों मैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग तीनों पॉइंट्स में पढ़े हैं कि कहाँ से कहाँ मूव करता है, क्या टेंडेंसी होता है, तो वो सब याद रहेगा तभी इस टाइप का क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो बस स्किप होगा और कुछ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, तो क्यूरी लॉ के हिसाब से जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है सब्सटेंस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहता है, तो वो इन्वर्सली डिपेंड करता है, तो इसीलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा 1/T। अमॉन्ग विच द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब किस चीज़ में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो कुल मिला के हो गया इस चैप्टर का सेवा समाप्त। कुछ MCQ था वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए और बस हो गया, जो चैप्टर था जो टॉपिक था सब कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं जो भी था ये सब तुम लोगों को समझ आया होगा, पूरा चैप्टर समझ आया होगा। जो नहीं आएगा उसको एक बार दोबारा देखना, समझने की कोशिश करना और प्रयास करना अपने से करने का। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। तब तक के लिए राम राम।